दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। आजकल सभी समाचार चैनलों पर, न्यूज़पेपर्स में एक ही न्यूज़ चल रही है, विकास दुबे एनकाउंटर केस। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अगर सारे काम एनकाउंटर से होने लगे, आँख के बदले आँख की परंपरा चलती रही, तो एक ना एक दिन सारे लोग अंधे हो जाएंगे। और पुलिस के हाथ में अगर पूरी पावर दे दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी व्यक्तिगत रिवेंज को निकालने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इस मामले से खुश हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ यही असर होना चाहिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह का जुडिशियल सिस्टम है, डे बाय डे टाइम लगाता जाता है और न्याय मांगने वाले के पैर के नीचे की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। और कहते हैं देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान ही होता है, जो कि हम लोगों ने निर्भया के केस में देखा है कि 7 साल में एक रेप केस में इसमें सारे गवाह, सारे सबूत थे, उसके बावजूद भी 7 साल तक इंतजार करना पड़ा उस केस में। आइए देखते हैं क्या समस्याएं हैं हमारे इस जुडिशियल सिस्टम में और एनकाउंटर का मतलब क्या है। अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ में हुई मौत ने देश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फेक एनकाउंटर और त्वरित न्याय जैसे मुद्दों को एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। कुछ दिन पूर्व की घटना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया था कि 2 वर्षों में, यानी 2017 से 2019 के मध्य में 5178 मुठभेड़ों में 103 अपराधियों की मौत हुई है और लगभग 1859 घायल हुए। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है, और आम आदमी ने इसमें अपना भरोसा भी खो दिया है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि ऐसे समय में आवश्यक है कि सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली में यथासंभव सुधार करे, ताकि देश की न्यायिक व्यवस्था पर एक बार फिर आम आदमी का भरोसा कायम हो सके। नहीं तो ये भी हो सकता है कि कल को किसी निर्दोष को भी एनकाउंटर में मारा जा सकता है, फेक एनकाउंटर में। ये घटनाएं भी हो सकती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत है। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। कैसा साधन है? तो समाज में कुछ लोग, जो कुछ व्यवहार होते हैं कुछ लोगों के, वो इतने खतरनाक और विनाशकारी होते हैं, इतने अराजक होते हैं, उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करती है ये आपराधिक न्याय प्रणाली। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, उन्हें नियंत्रित करने और ऐसा करने वालों को दंडित करने का कार्य न्यायिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसके जो आपराधिक न्याय प्रणाली, इसके 3 मूल तत्व हैं। पहला है कानून प्रवर्तन, कानून को लागू करना। जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कानून को लागू करने वाली एजेंसियां हैं, वह अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में अपराधों की रिपोर्ट करती हैं, जैसे पुलिस थाने, और इस संबंध में जांच भी करती हैं। साथ ही उनका कार्य सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्रित करना एवं उनकी रक्षा भी करना होता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दूसरा है अधिनिर्णय, जो डिसीजन मेकिंग। अधिनिर्णय संस्थाएं आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। उनके 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 है न्यायालय। न्यायालय की कार्यवाही न्यायाधीशों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इनका मुख्य कार्य यह निर्धारित करना होता है कि किसी आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, और यदि किया है तो क्या सजा दी जानी चाहिए। दूसरा है अभियोजन। अभियोजनकर्ता वे वकील होते हैं जो न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभियोजनकर्ता कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की समीक्षा करता है और निर्णय देता है कि केस छोड़ देना चाहिए या मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। तीसरा आता है बचाव पक्ष का वकील, जो कि मुजरिम के साथ होता है। ये सरकार द्वारा दायर मुकदमे के विरुद्ध न्यायालय में आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदालत के मुकदमे हेतु बचाव पक्ष इन वकीलों को कुछ धन देता है, पारिश्रमिक देता है, उन पर नियुक्त करता है। परंतु यदि आरोपी इस कार्य हेतु समर्थ नहीं, तो न्यायालय द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि उसको एक मौका मिल सके अपना बचाव करने का। तो अपराधी को भी हमारे देश में बचाव करने का एक मौका दिया जाता है, और होना भी चाहिए कि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। हो सकता है उसका इंटेंशन ना रहा हो, अनइंटेंशनली किया गया कार्य हो, गलती से हो गया हो। तो बहुत सारे प्रकार के अपने बचाव करने के अलग अलग अपराधियों के लिए ये चीज़ें सुविधाएँ। नंबर नेक्स्ट है
थर्ड है सुधार गृह या कारावास। इस संस्था का प्रमुख कार्य न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना एवं उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। सुधार गृह जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत आता है, जिसमें किशोर जो लोग अपराध करते हैं किशोरावस्था में, तो उन लोगों को सुधार गृह में डाला जाता है, और कारावास जो लोग बालिग हो चुके हैं उन लोगों को कारावास में भेजा जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्या क्या उद्देश्य है? तो पहला है आपराधिक घटनाओं को रोकना, दूसरा अपराधियों को दंड देना, अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा देना और समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास अगर हम देखें इतिहास में जाकर के, तो भारत में आपराधिक न्याय का एक लंबा इतिहास है। इस संदर्भ में प्राचीन काल में विभिन्न प्रणालियों का विकास हुआ और विभिन्न शासकों द्वारा उन्हें लागू करने का यथासंभव प्रयास किया। भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण मतलब एक कोड बनाना, एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करना ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोबेश 21वीं सदी में भी समान ही है, आज भी वही चल रहा है। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ने तत्कालीन प्रचलित मुस्लिम आपराधिक न्याय प्रणाली के दोषों और असमानताओं की पहचान की। हालांकि संदर्भ में सबसे बड़ा परिवर्तन भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के निर्माण के साथ है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी वर्ष 1860 में लॉर्ड थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में गठित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई थी। तो कौन था उसका अध्यक्ष? पहला विधि आयोग मैकाले, थॉमस मैकाले। 1860 में आईपीसी को बनाया गया। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1974 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट आते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों है आज, क्यों त्वरित न्याय की जरूरत है हमें? तो कानून प्रवर्तन से शुरू करते हैं। देश में अधिकांशतः राज्यों में पुलिस की छवि जनता के साथ मित्रवत न होकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली संस्था के रूप में रही है। आज भी जनता रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती पुलिस को। ऐसा क्या कारण है? कहीं ना कहीं व्यवहार में परिवर्तन, सामान्य रूप से पुलिस से बात नहीं कर पाती जनता, उनसे मित्रवत नहीं रह पा रही है, तो इसको दूर करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार दूसरी समस्या आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। भ्रष्टाचार, जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे छुपी रह सकती है? और पुलिस व्यवस्था में तो ये बहुत गहराई तक जा चुका है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना आवश्यक है। शायद ये भ्रष्टाचार ना हुआ होता, इतने भ्रष्टाचार ना हुए होते, तो विकास दुबे जैसे लोग इतने हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व ना होते। शायद 8 जवान मारे न जाते पुलिस के 2 तारीख को उस मुठभेड़ में, क्योंकि पुलिस में करप्शन था। तो इस चीज़ को बहुत ही तेज़ी से सुधार करने की आवश्यकता है। आंकड़ों के अनुसार एक पुलिस अधिकारी औसतन एक दिन में लगभग 14 घंटे काम करता है, जबकि मॉडल पुलिस अधिनियम यानी मॉडल पुलिस एक्ट सिर्फ 8 घंटों की ड्यूटी की सिफारिश करता है। तो ये भी ज़रूरी है कि उनके टाइमिंग को भी कम किया जाना चाहिए, पुलिस बल को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की कमी है, इसलिए 14 घंटे काम लिए जा रहे हैं। सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में प्रत्येक दूसरे पुलिसकर्मी ने सप्ताह में एक भी अवकाश न मिलने की बात कही थी। अत्यधिक कार्यभार के अलावा पुलिस विभाग के आवश्यक संसाधनों का अभाव भी सामना करना पड़ता है। उनके पास संसाधनों के अभाव भी हैं। कुछ पुलिस स्टेशनों में पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, परिवहन, पर्याप्त कर्मचारी और नियमित खरीद के लिए धन जैसी सुविधाएं भी नहीं है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126.68वीं है। तो ये भी दिखाती है कि हम कितना पीछे हैं रूल ऑफ लॉ में, कानून का जो शासन है। नेक्स्ट है अधिनिर्णय यानी न्याय कैसे दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार न्यायिक प्रणाली में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, यानी कुल लंबित मामलों का 80% से अधिक मामले तो अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला और अधीनस्थ न्यायालय में। लंबित न्यायालयों जितने भी मामले हैं न्यायालय में, उनका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना तथा पदों की रिक्तता है। जो पद हैं वो भी खाली पड़े हैं, और जितनी होनी चाहिए एक आइडियल नंबर्स जजों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, वो तो बहुत ही पीछे हम लोग। इसीलिए 3.5 करोड़ से ज़्यादा मामले अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, और उसमें से भी 80% मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालय में हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में 20 लाख से अधिक आपराधिक मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। जैसे बलात्कार संबंधी मामलों की बात करें तो एनसीआरबी के वर्ष 2017 के आंकड़े 2018 के मैंने अपलोड कर रखे हैं, यूपी के मामले में खासकर 2017 के आंकड़े बताते हैं कि देश में बलात्कार के कुल 1.27 लाख मामले अदालतों में विभिन्न चरणों में लंबित हैं।
तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीआरबी के अनुसार, जो एनसीआरबी रिकॉर्डेड डाटा को बताती है, जो डाटा रजिस्टर्ड है पुलिस थानों में, उनके आधार पे 2017 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल बलात्कार के जो मामले हैं 1.27 लाख मामले अभी तक बलात्कार जैसे संगीन अपराध के मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। इतनी कम संख्या है, 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट के सिफारिश की थी कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी थी, तो लगभग 3 गुना होनी चाहिए जो वर्तमान में उसकी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 3 गुना करनी होगी, और जबकि वर्तमान में तो जो पद हैं वो भी खाली पड़ेंगे। नवंबर में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में लगभग 23% पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें बहुत धीमा काम कर रही है, क्योंकि जजों की संख्या भरने से 2 काम होंगे, एक तो जजमेंट तेजी से आएंगे और दूसरी चीज़ बेरोजगारी की जो आलम है उसमें भी कमी आएगी। भारत अपने कुल बजट का मात्र 0.08% हिस्सा ही न्यायतंत्र पर खर्च करता है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि वर्ष 2017-18 में देश में कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति मात्र 0.75 रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है, तो बहुत ही कम है ये चीज़। सुधारकर और कारावास की स्थिति भी देख लेते हैं। तो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 में भारतीय जेलों में क्षमता से 14 गुना अधिक कैदी बंद थे। जहां पर 1 कैदी रहना चाहिए वहां 14 कैदी बंद हैं। 2015 के बाद भी इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, परंतु चिंता की जो बात है वो ये है कि इस पूरी अवधि में जेलों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। क्रिमिनल्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जेल नहीं बढ़ी। आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि जेलों में कैदियों की स्थिति कितनी खराब है। जेल सांख्यिकी 2015 के अनुसार जेल की खराब स्थिति के कारण वर्ष 2015 में कुल 1584 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जेल की खराब स्थिति के कारण ये हालात है। अब आवश्यकता क्या है सुधार करने की? तो जेलों की खराब स्थिति और उसमें आवश्यकता से अधिक कैदी होने का मुख्य कारण न्यायालयों में लंबित मामलों का एक बड़ी संख्या। वर्ष 2017 में सरकार ने सूचित किया कि भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख से अधिक हो गई। जेल सुधार के संदर्भ में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह प्रश्न उठाया है कि भारतीय राजनेता इस ओर मात्र इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि जेल में बंद कैदी उनकी वोट बैंक सीमा में नहीं आते। हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि जेल में बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता। इसमें भी सुधार की जरूरत है। चुनाव प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए कि जिन लोगों को सज़ा हो चुकी कम से कम उन लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं होना चाहिए और साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ कमेटियों के बारे में। तो मलीमत कमेटी के बारे में देखते हैं। तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए वर्ष 2000 में सरकार ने मलीमत समिति का गठन किया था। इस समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में 158 बदलावों का सुझाव दिया। कब गठित हुई थी? 2000 में गठित हुई थी। 2003 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 158 सुझाव दिए थे इसने, परंतु इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। समिति ने कहा था कि मौजूदा भारतीय न्याय प्रणाली पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपेक्षा अभियुक्तों को सजा देने पर केंद्रित है, जबकि उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो पीड़ित है उसे न्याय दिलाइए, अपराधी को सजा देने से अच्छा सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। खासकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास दुबे जैसे लोगों को सुधारा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जो भी जिससे कोई छोटी मोटी गलती हो गई वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है कि हाँ मुझे अपराधी करना है, आदत में नहीं है उसके, तो ऐसे लोगों को सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलनी चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। समिति की प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। तो समिति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने तथा अनुच्छेद 124 को संशोधित कर न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया को आसान बनाने का सुझाव दिया था। दूसरा, उच्च न्यायालयों में एक अलग आपराधिक डिवीजन होना चाहिए जिसमें केवल आपराधिक कानून विशेषज्ञता प्राप्त न्यायाधीश ही नियुक्त हों। साथ ही इसमें तेजी लाई जानी चाहिए, जो आपराधिक मामले होते हैं वो और तेजी से सुने जाना चाहिए। समिति की सिफारिश थी कि न्यायालय को आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होना चाहिए, फिर चाहे वो गवाह के रूप में सूचीबद्ध हो या नहीं। मतलब नोटिस दिया गया हो गवाह के बारे में या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है नोटिस दिया जाता है और उसके बारे में पता चल जाता है और गवाह को अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तो सूचीबद्ध हो या ना हो उसको पूरी तरह से
अदालत में बुलाने की परमिशन होनी चाहिए। समिति ने न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने की अनुशंसा भी की थी। समिति के अनुसार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक अलग गवाह संरक्षण कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए संघीय कानून लाने, बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने जैसी सिफारिशें भी शामिल थी। थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आता कि इन्होंने बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास क्यों कहा। कुछ इनका अपना व्यक्तिगत सुझाव था। नेक्स्ट है माधव मेनन समिति, आपराधिक न्याय सुधार पर माधव मेनन समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2007 में प्रस्तुत की थी। इस 4 सदस्यीय समिति का गठन आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति पत्र का मसौदा तैयार करने हेतु किया गया था। सिफारिश क्या थी इनकी? तो इस समिति ने संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार की बात की थी। इसने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया था। आगे चलते हैं। तो भारतीय न्याय प्रणाली का वर्तमान स्वरूप कमोबेश ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए न्याय शास्त्र पर आधारित है, जिसे मुख्यतः किसी देश पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? भारत पर शासन करना। इसलिए 19वीं सदी में निर्मित इस तंत्र की प्रासंगिकता 21वीं सदी में बहस योग्य हो गई है। अब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसमें त्वरित न्याय और त्वरित अन्याय के बीच की विभाजन रेखा को पहचानना होगा और ये याद रखना होगा कि हमारा समाज कानून एवं संविधान द्वारा शासित होता है, जिसमें सभी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उन पर लगाए गए आरोपों को एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध न कर दिया। एनकाउंटर इसका सलूशन कभी नहीं हो सकता। न्याय और बदले में अंतर होता है। बदला हम तुरंत ले सकते हैं, लेकिन न्याय तुरंत नहीं मिलता। न्याय के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है, और उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर किसी भी मुद्दे को दबाने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई तो हो सकता है किसी निर्दोष को भी भुगतना पड़े उसकी खामियाजी। भारतीय न्याय तंत्र को प्रक्रियागत परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रक्रियागत परिवर्तन का अभिप्राय बहुत अधिक सत्तावादी बन चुके तंत्र को सरल बनाने से, ये इंपॉर्टेंट है। निबंध और इन सब चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं। सभी हितधारकों को समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और समस्या को हल करने के सभी यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।